अच्छा, आवाज उन्हीं की निकली जो खड़े हुए थे, है ना। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे बायबैक। बायबैक पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ बायबैक की। कितने मेथड्स होते थे बायबैक के? कितने तरह से बायबैक किया जा सकता था? टेंडर ऑफर, यानी शेयर होल्डर को डायरेक्टली ऑफर देके टेंडर ऑफर के थ्रू बायबैक कर सकते थे। और दूसरा तरीका क्या था? थ्रू ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में भी दो तरीके थे, बुक बिल्डिंग मेथड और स्टॉक एक्सचेंज। हम लोग ने पहला जो डिस्कस किया था वो कौन सा डिस्कस कर रहे थे हम लोग? टेंडर ऑफर, ठीक है। टेंडर ऑफर में बेसिकली सारे शेयर होल्डर्स को एक ऑफर दिया जाता है और वो शेयर होल्डर्स उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। ये शेयर होल्डर्स दो कैटेगरी में होते हैं, बता सकते हैं कौन सी कैटेगरी थी? एक रिजर्व कैटेगरी थी स्मॉल शेयर होल्डर्स की और एक जनरल कैटेगरी थी। स्मॉल शेयर होल्डर कौन से वाले थे? 2 लाख से कम की वैल्यू वाले जो शेयर्स थे वो स्मॉल शेयर होल्डर्स थे, ठीक है। इसमें हम लोग को कहां से स्टार्ट करना था? आई थिंक टेंडर ऑफर हो गया था, एस्क्रो का उससे शुरू करना था। ओके, अच्छा, ओके, यहां से करना था ना, एस्क्रो से, ठीक है। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे टेंडर ऑफर की। टेंडर ऑफर का मतलब कंपनी जो है वो ऑफर दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को कि इतने इतने प्राइस पे हम आपका शेयर खरीद लेंगे और फिर हम आपको पेमेंट करेंगे। पेमेंट देने की सिक्योरिटी के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्क्रो अकाउंट। हम लोग ने कल डिस्कस किया था कि एस्क्रो अकाउंट तीनों में आएगा, डीलिस्टिंग में भी था, बायबैक में भी है और टेक ओवर में भी है, लेकिन तीनों में एस्क्रो अकाउंट में डिफरेंसेस होंगे। यहां देखिए जरा, एस्क्रो अकाउंट बनाना कितना है? कंसिडरेशन नॉट मोर देन 100 करोड़। इसका मतलब अगर 100 करोड़ की कंसिडरेशन, आप बता सकते हो कंसिडरेशन कैलकुलेट कैसे होगी? हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक इनटू प्राइस। जो प्राइस डिसाइड हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? कितने नंबर ऑफ शेयर बाय बैक हुए, इससे आ जाएगी टोटल कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन 100 करोड़ तक की है तो देखिए एस्क्रो में कितना जमा करेंगे? 25% ऑफ द कंसिडरेशन पेबल। और अगर कंसिडरेशन 100 करोड़ से ज्यादा की है तो 25% अप टू 100 करोड़ एंड 10% देयर आफ्टर। यानी अगर 120 करोड़ है कंसिडरेशन तो कैसे निकालेंगे? 100 करोड़ का 25 और 20 जो एडिशनल है उसका 10%। इतना पैसा हमको जमा कराना पड़ेगा किसमें? एस्क्रो अकाउंट। अब देखो एस्क्रो अकाउंट कैसे क्रिएट हो सकता है? सबसे पहला, या तो हम उतना अमाउंट कैश में किसी बैंक में जमा करा दें, कैश इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट्स डिपॉजिटेड विद एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। एस्क्रो एक्चुअली में कोई अकाउंट नहीं है। एस्क्रो का बेसिक मतलब हुआ कुछ पैसे को एक टेम्पररी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए अलग रख दिया। अब या तो ये जितना अमाउंट कैलकुलेट हुआ इसको हम लोग क्या करें? बैंक अकाउंट में जमा करा दे, या फिर हम बैंक गारंटी ले लें। बताओ बैंक गारंटी कैसे वर्क करेगा? बैंक गारंटी देखिए कैसे वर्क करेगा। बेटा माइक चेक करवाओ, आवाज नहीं जा रही है। हाँ, बैंक गारंटी कैसे चेक होगा एक बार बताइए। उतने अमाउंट की बैंक गारंटी ले लेगा, यानी कि अगर कंपनी पे नहीं कर पाएगी तो फिर कौन पे करेगा? बैंक। बैंक विल बी एक्टिंग एज ए गारंटर, ठीक है। थर्ड इज डिपॉजिट ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल इक्विटी शेयर। या तो कंपनी अपने शेयर जमा करा देती है। अब शेयर जमा कराते का एस्क्रो अकाउंट समझो कैसा प्रोविजन होगा? शेयर जमा करा दिए, अगर ड्यू डेट पे कंपनी पैसा नहीं दे पाई तो वो शेयर बेच के जो अमाउंट आएगा उससे कंसिडरेशन का पे कर दिया जाएगा। तो या तो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स हमने रखवा दिए, या तो हमने बैंक गारंटी क्रिएट कर दी, या तो हमने कैश रखवा दिया, या फिर उतना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा दिया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्यों लगाया गया? शेयर मार्केट में लगा देते सीधे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाने का मतलब समझे क्या हुआ? मान लो 1 लाख रुपए की कंसिडरेशन बनी तो 1 लाख रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली। अब जब ड्यू डेट पर, बच्चे बोल रहे पता नहीं, हाँ, अब जब ड्यू डेट पर पैसा देने की बारी आएगी और कंपनी पैसा नहीं दे पाएगी तो एस्क्रो से कैसे यूज किया जाएगा? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर देंगे और जो पैसा आएगा उससे कंसिडरेशन का पेमेंट कर देंगे। वाई ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटी? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लॉस होने का चांसेस नहीं है, ठीक है। इसी तरह कह रहे म्यूचुअल फंड में लगा दो, लेकिन कहां? इन गिल्ट फंड। ये गिल्ट फंड भी पता है कौन से हुए? गवर्नमेंट सिक्योरिटी।
कह रहे म्यूचुअल फंड में लगाओ, लेकिन वो म्यूचुअल फंड कहाँ लगा रहा हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या ओवरनाइट स्कीम्स में। ओवरनाइट स्कीम्स भी, ओवरनाइट स्कीम समझे, आज लगाया कल मैच्योरिटी हो गई, ये गवर्नमेंट स्कीम्स में ही हो सकता है, गवर्नमेंट ही इतने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा एक्सेप्ट करता है। तो कह रहे हैं आप डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लीजिए, या आप म्यूचुअल फंड में लगा लीजिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाता हो, या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अबव। तो इनमें से किसी भी तरीके से हम एस्क्रो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये कौन से मेथड में हम लोग पढ़ रहे हैं, टेंडर ऑफर में। एनी डाउट, पूछ लो पूछ लो। ओवरनाइट वाली, वैसे तो हाँ कई नाम इनके होते हैं वैसे, लेकिन नॉर्मली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ये होता है ओवरनाइट रिकवरी या ओवरनाइट मैच्योरिटी के नाम से इसको कहते हैं, कि आज इन्होंने पैसा लिया शॉर्ट टर्म में और कल इन्होंने रिडीम कर दिया। वो तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, वो याद आ रहा था क्या, वो 1 ईयर था। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 1 ईयर होते हैं, 1 ईयर से कम वाले, ठीक है। चलिए, तो ये तरीके होते हैं एस्क्रो क्रिएट करने के। अब नेक्स्ट आइए, क्लोजर एंड पेमेंट टू सिक्योरिटी होल्डर। अब बताइए क्या हुआ, क्लोजर एंड पेमेंट टू सिक्योरिटी होल्डर, ये बायबैक पीरियड खत्म हुआ, जिसका जिसका एक्सेप्टेंस था, ठीक है, मतलब ऑफर खत्म हुआ, जिसने जिसने अपने शेयर टेंडर करे हैं उन सबको कंपनी क्या कर देगी, प्राइस पे कर देगी। प्राइस पे करने के लिए बताइए कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं, स्पेशल बैंक अकाउंट। हमने आपको बताया था 2 अकाउंट होते हैं, एक एस्क्रो अकाउंट होता है और एक स्पेशल बैंक अकाउंट होता है। एस्क्रो अकाउंट में सिक्योरिटी पर्पस के लिए पैसा जाता है और स्पेशल बैंक अकाउंट से पेमेंट किया जाता है। तो ड्यू डेट पर जब पैसा देना होता है तो एस्क्रो अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा किसमें, स्पेशल बैंक अकाउंट में, और स्पेशल बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, द कंपनी शैल ओपन अ स्पेशल अकाउंट विद अ बैंकर टू एन इशू registered with the SEBI immediately after the date of closure and deposit therein, ये देखना क्या लिखा है, such sum as would together with 90% of the amount lying in the escrow make up the entire sum। इसका मतलब क्या हो, ये 90% of the amount lying in the escrow, escrow से कितना लिया, मतलब एस्क्रो हमने जितना क्रिएट किया था उसमें से 90% ले लिया, यानी एस्क्रो में अभी भी 10% बचा हुआ है। सारी ऑब्लिगेशंस मीट आउट होने के बाद वो 10% रिलीज होगा, तो 90% एस्क्रो से ले लिया और जो बचा हुआ है वो स्पेशल बैंक अकाउंट में अलग से डाल दिया, और पूरा पैसा मिला के हमने सिक्योरिटी होल्डर्स की पेमेंट कर दी। जिस दिन सारी ऑब्लिगेशंस कंप्लीट हो जाएंगी उस दिन एस्क्रो में जो कैश का बैलेंस पड़ा हुआ है वो वापस से कंपनी को रिलीज कर दिया जाएगा। समझ आ गया, यही एस्क्रो का प्रोसीजर था डीलिस्टिंग में। एनी डाउट, ठीक है। The company shall complete the verification of offers received and make the payment of consideration to those holders whose offer has been accepted and return the remaining shares to the security holder within 5 working days of the closure of the offer। तो जिनका ऑफर एक्सेप्ट हो गया है उनको पेमेंट दे दिया जाएगा, जिनका नहीं हुआ है उनको उनके शेयर वापस कर दिए जाएंगे। क्लियर, हाँ बेटा। हाँ, 25% का 90% बोल रहे हैं यहाँ। आई यू गेटिंग द थिंग, एस्क्रो में हमने कितना जमा किया था, कंसिडरेशन का 25%, उसका 90%। हाँ, वो मतलब वो एक्चुअली इसलिए होता है, अभी हमने कंसिडरेशन का पेमेंट कर दिया, वो थोड़ा अमाउंट, ये आपको याद होगा डीलिस्टिंग में भी था, डीलिस्टिंग में भी हम लोग पूरा नहीं निकाल रहे थे, ठीक है, कुछ अमाउंट एस्क्रो में छोड़ दिया जाता है कि लास्ट में मान लो कोई लाइबिलिटी बनती है या कुछ पेमेंट अराइज होता है तो उसके पेमेंट के लिए रोक दिया जाता है। तो यहाँ पे वही कह रहे 25% का 90% ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट यहाँ से ले लेंगे, यानी ऐसे समझ लो 75% पूरा और वहां का जो रिमेनिंग 10% है, ठीक है, मतलब 10% वहां छोड़ के इसका 25%, ये मिला के स्पेशल बैंक अकाउंट से पेमेंट होगी। नहीं समझ आया, एस्क्रो में हमने कितना जमा किया था, मान लो 100 था, ठीक है, 100 वाज द टोटल कंसिडरेशन, 100 का 25%, ठीक है, हमने क्या कहाँ जमा किया था, एस्क्रो में। अब ये जो तुमने 25 रुपए जमा किया इसका 90% निकाल लिया, और जो टोटल कंसिडरेशन का अमाउंट बना उसका जो बैलेंस है ये पूरा का पूरा स्पेशल बैंक अकाउंट में जमा करके पे कर दिया। अब जो बचा है एस्क्रो में 10% बचा होगा, वो लास्ट में उसको रिलीज कर दिया जाएगा। बची
हाँ अपने देखो ये तो सिक्योरिटी पर्पस है, कंपनी के पास तो पैसा था तभी तो बायबैक कर रही थी, फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम यहीं से ला रही थी, बस वो तो उन्होंने अलग इसलिए रखवा लिया कि ऐसा तो नहीं कि तुम कह रहे हो फ्री रिजर्व से दे देंगे बाद में तुमको मेरे पास है नहीं, तो पहले तुम सिक्योरिटी पर्पस से हमें दिखाओ कि तुम्हारे पास है कि नहीं है, तो एडवांस के तौर पे 25% जमा करा दो, ठीक है फाइन। चलो अब देखिए क्या होता है बायबैक में, बायबैक होने के बाद सिक्योरिटीज का बताइए क्या कराया जाता है, एक्सटिंग्विश यानी कैंसिलेशन, जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उनका उनके शेयर सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया जाता है। अब देखिए लिखा है द कंपनी शैल एक्सटिंग्विश एंड फिजिकली डिस्ट्रॉय, फिजिकली कौन सी सिक्योरिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है, जो फिजिकल शेयर्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स फिजिकली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, समझ में आ गया, कंप्यूटर उठा के फेंक सकते हैं बस ज्यादा से ज्यादा, और तो कुछ नहीं कर सकते, कह रहे फिजिकल शेयर का ही फिजिकल डिस्ट्रॉय हो सकता है, कह रहे उनको हमें फिजिकल डिस्ट्रॉय करना है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स विच आर ब्रॉट बैक इन प्रेजेंस ऑफ, किसके सामने डिस्ट्रॉय होंगे, रजिस्ट्रार टू द इशू एंड सेक्रेटेरिएट ऑर्डर, यानी आपके सामने सारी सिक्योरिटीज एक एक करके डिस्ट्रॉय हो रही होंगी, देखो जरा कितने दिन के अंदर, विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन उन्होंने सिक्योरिटी दी है वहां से 15 दिन के अंदर डिस्ट्रॉय करनी होती है, और ये क्या लिखा है, पीरियड ऑफ 15 डेज शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 7 वर्किंग डेज ऑफ एक्सपायरी पीरियड ऑफ बायबैक, 15 दिन में खत्म करनी है कि 7 दिन में, हाँ एग्जैक्टली इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, जिस दिन एक्सेप्ट हुआ वहां से 15 दिन के अंदर डिस्ट्रॉय करनी है, इन सच अ मैनर कि जहां बायबैक पीरियड खत्म हो रहा है वहां से 7 दिन के अंदर सब डिस्ट्रॉय हो चुकी होनी चाहिए, ये लाइन समझ में आई। हमको बताओ व्हाट वाज द बायबैक पीरियड, शुरू कहां से हुआ था, रेजोल्यूशन पास हुआ, और खत्म कहां हुआ था, पेमेंट। अब इसी बीच में तो उन्होंने अपना अपना शेयर ऑफर करे होंगे, उन्होंने अपने शेयर टेंडर किए होंगे, जिस जिस दिन जिसने जिसने दिया वहां से 15 दिन के अंदर डिस्ट्रॉय कर दो, इन सच अ मैनर कि जब बायबैक पीरियड खत्म हुआ वहां से 7 दिन के अंदर ये सारे के सारे जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके होने चाहिए, ठीक है, तो 15 दिन और 7 दिन में कंफ्यूजन तो नहीं होगी, ठीक है। द कंपनी शैल फर्निश particulars of the security certificates extinguished and destroyed to the stock exchange where the shares of the company are listed within 7 days of the extinguishment, जिस दिन आपने डिस्ट्रॉय करे हैं वहां से 7 दिन के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन किसको भेज दी जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज को। हम लोग कौन सा वाला मेथड पढ़ रहे हैं, अभी टेंडर ऑफर चल रहा है कि वो शुरू हो गया, ओपन मार्केट वाला टेंडर ऑफर चल रहा है पक्का, अच्छा ठीक है। आगे देखिए अब आता है अगला मेथड, बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में दो तरीके होते थे, थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज एंड बुक बिल्डिंग प्रोसेस। सबसे पहले देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, बायबैक ऑफ शेयर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज में जैसे नॉर्मल शेयर की खरीद बेच करी जाती है बिल्कुल वैसे ही यहां पर बायबैक होगा, एंड द कंपनी विल बी एक्टिंग एज अ बायर, कंपनी की आइडेंटिटी क्या होगी, बायर। The company may buy back only on stock exchange having nationwide trading terminal। बताओ ये बायबैक सिर्फ कौन से स्टॉक एक्सचेंज से हो सकता है, जहां पर नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल हो। फॉर दिस पर्पस अ सेपरेट विंडो शैल बी क्रिएटेड बाय द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज, और जब बायबैक होना होगा तो वो स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगी, एक सेपरेट विंडो क्रिएट कर देगी कि इस विंडो के थ्रू सिर्फ वो बायबैक वाले शेयर्स ही टेंडर करे जाएंगे। अब ये देखिए क्या लिखा है, बायबैक और शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज shall not be made from promoters or persons in control of the company। मतलब buyback of shares or other specified securities through the stock exchange shall not be made from promoters। स्टॉक एक्सचेंज से बायबैक वाले सिस्टम में कौन अपने शेयर नहीं बेच सकता, प्रमोटर्स। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि बाइंग एंड पे कंपनी और सेलिंग एंड में प्रमोटर है, कह रहे ये जो शेयर इनको खरीदने हैं ये किससे खरीदने होंगे, पब्लिक से ही। प्रमोटर इस मेथड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, टेंडर ऑफर में कर सकता था एब्सोल्युटली। ये देखो क्या लिखा है, द बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल बी मेड ओनली थ्रू ऑर्डर मैचिंग सिस्टम एक्सेप्ट ऑल और नन ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। ये बताओ क्या हुआ, पहले बताओ ऑर्डर मैचिंग सिस्टम क्या हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम से होते हैं, बताओ कैसे ऑर्डर मैच होता है।
हाँ, मान लीजिए हमने ऑर्डर प्लेस किया कि हमें 100 खरीदने हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ लेट्स से ₹50। अब कोई ऐसा सेलर होगा जो 50 रुपए पे ही बेचेगा, जब दोनों का ऑर्डर मैच होगा तब ये सौदा एग्जीक्यूट होगा। इस सिस्टम को कहा जाता है ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। अब इस ऑर्डर मैचिंग सिस्टम में एक तरीका होता है ऑल और नन। ऑल और नन समझे? जैसे मान लो हमने ऑर्डर डाला है, हमें 100 शेयर खरीदने हैं। अब हमने ये कहा 100 का मेरे पास सेल ऑर्डर आए तो एग्जीक्यूट करना, नहीं तो एक भी ना करना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हमने कहा हमें 100 शेयर बाय करने और एट द रेट ऑफ 50, लेकिन जो सेल आया है वो आया है सिर्फ 80 शेयर का। तो ट्रांजैक्शन पहले बताओ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमने कहा था हमें 100 बाय करने हैं लेकिन उनको सेल करने 80। अब अगर हमने ऑल और नन एक्सेप्ट किया है, ऑल और नन, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हमने कहा या तो सारे करना या तो एक भी ना करना। अब हमको ये बताओ इस बायबैक सिस्टम में ऑल और नन लगता है कि नहीं लगता है? देखो पढ़ के क्या लिखा है, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम होगा एक्सेप्ट ऑल और नन। एक्सेप्ट ऑल और नन मतलब ऑल और नन वाला सिस्टम यहां पर नहीं लगेगा। मतलब ये कि जितने वो बेचेंगे कंपनी उतने खरीद लेगी। ऐसा नहीं, अगर कंपनी ने कहा हम 1 लाख शेयर बायबैक करना चाहते हैं तो ऑल और नन का मतलब होता है जब 1 लाख सेल ऑर्डर्स आएंगे तभी वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कंपनी कह रही है अगर हमने 1 लाख ऑर्डर डाले हैं और अगर मान लो सिर्फ 70,000 भी आ जाते हैं तो भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जितने मिल रहे हैं उतने ही कंपनी ले लेगी। नहीं, उन्होंने कहा था हमें 1 लाख कराने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये टेंडर ऑफर नहीं है कि हमने ऑफर दिया था और हमने बोला था हमें इतना करना है। यहाँ तो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है, जितने रेट पे हम दे रहे हैं उतने रेट पे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऑल और नन का मतलब ये होता कि हम या तो सारे करते या तो बिल्कुल ना करते, लेकिन यहाँ कह रहे हैं जितने आएंगे फिर आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है, एट द रेट जो मार्केट रेट है। ओके, तो यहाँ कह रहे हैं एक्सेप्ट ऑल और नन, ऑल और नन वाली फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। फिर डिस्क्लोजर्स हैं, द कंपनी शैल अपॉइंट। इस सिस्टम में भी क्या होगा, किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? मर्चेंट बैंकर को, एंड मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट इन मैनर एज स्पेसिफाइड इन बायबैक ऑफ शेयर्स थ्रू टेंडर ऑफर। कह रहे मर्चेंट बैंकर जैसे वहां अपॉइंट हो रहा था यहाँ भी अपॉइंट होगा, और पब्लिक अनाउंसमेंट जैसे टेंडर ऑफर में हो रही थी वो भी होगी। द पब्लिक अनाउंसमेंट शैल बी मेड विद इन, कितने दिन के अंदर हो रही थी? 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन? बोर्ड रेजोल्यूशन की स्पेशल रेजोल्यूशन? डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम। 10% से कम है तो बोर्ड रेजोल्यूशन, और 10% से ज्यादा है तो? अच्छा, वो कहा हम लोग ने पढ़ा था कि स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब था कि टॉयस वाले हाँ बोल दें। ऐसा याद आया आपको? हम लोग ने कहीं पढ़ा था कि यहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है कि टॉयस वाले, नॉर्मली 3/4 होता था लेकिन वहां लिखा था अगर 2 टाइम्स हाँ बोल दें तो भी हो जाएगा। ऐसे ब्लॉक में दिया था साइड में, एग्जाम में यही याद रह जाता है ब्लॉक में दिया था, दिया क्या था ये भूल जाते हैं। आपके साथ होता है ऐसा? ऐसा याद आ जाता है उस पेज पे वहां दिया था, वो पेज याद आ जाता है, बस क्या नहीं याद आता कि वो लिखा क्या था वहां, है ना। ये पब्लिक शेयर होल्डर वाला कहाँ पढ़ा था कि इसमें कंसिडर सिर्फ पब्लिक शेयर होल्डर्स को करेंगे? कौन से चैप्टर था ये? म्यूचुअल फंड था, डीलिस्टिंग था, पक्का? अच्छा, जो लोग खड़े हैं उनसे पूछेंगे, खड़े होके भी दिमाग चल रहा है, समझ आ रहा है कि कम कम आ रहा है तो बताओ बिठा दे, सही लग रहा है? कह रहे कम आ रहा है, बिल्कुल आज तो जा ही नहीं रहा है बिल्कुल दिमाग में, है ना। थक गए तो तुम खड़े रहो, फिर सबको बिठा दें, है ना। है सही बताओ? चलो, अब तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि तुम सारे मॉड्यूल 2 के लेक्चर्स में खड़े रहोगे, ठीक है, और इसके बाद फिर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बना दिए जाओगे। आउटस्टैंडिंग समझिए कैसे बनते हैं? हाँ वही तो, वहीं बैठ जाइए जहां है, मतलब चेयर पे। अच्छा नहीं लगता कंपनी सेक्रेटरीज को पनिशमेंट देते हुए। कंपनी सेक्रेटरी को वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशन कहा जाता है ना, और हम उनको ऐसे खड़े रहने वाली पनिशमेंट दे रहे हैं। कोई बाहर से निकलेगा क्या सोचेगा, इसलिए बिठा दिया। नोट्स बनेंगे अब कि नहीं बनेंगे? आपको पता है मॉड्यूल 1 वाले ये वाले नोट छोड़ो, वो केस लो और आर्टिकल के नोट्स बना रहे। पूछो इसे, ये दोनों से पूछो, आप लोग नोट ही भी नहीं कंप्लीट हो पा रहे हैं, वो सेक्शन की लिस्ट बना रहे हैं अभी। क्या यहां तक पहुंची नहीं बात?
आप लोग का नोट्स ही नहीं हो पा रहे हैं, सेक्शन तक कब पहुंचोगे? पहले चैप्टर के नोट्स कंप्लीट करो, फिर सेक्शन को होमवर्क दे। सेक्शन की लिस्ट, केस लॉ की लिस्ट, नोट्स, ये सब करके जाने हैं। हमें इस बार 90 मार्क्स चाहिए अपने सब्जेक्ट्स में। लो, इसमें हंसने की क्या बात थी? तीनों मिला के टोटल ये नहीं सही है। दोनों मिला के क्या होता है? 90 मार्क्स से तो 80 तक तो आ ही चुके हैं। कौन सा बहुत ज्यादा मांग रहे हैं हम? 80 तक मार्क्स तो आ ही चुके हैं सीएमएसएल वगैरह में। 10 ही तो और ज्यादा मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं बताओ? 90 इज नॉट इम्पॉसिबल जैसे तुम लोग को लगा ना। 90 इसमें कुछ नहीं है। हाँ, हमारे कितने आए थे बताएंगे तुमको हम क्लास के बाद, ठीक है? जब आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट की तरह बनना तब बताएंगे। समझ में आ रही है? 90 इज योर टारगेट। 90 मार्क्स हमें कम से कम चाहिए इस बार इस बैच से। आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, अगर आप ये सोच के बैठेंगे 90 का 9 ही आ जाए, 0 तो हटा ही दो, तो कुछ नहीं होगा। आपको अपने अंदर वो जील लानी पड़ेगी। एटलीस्ट यू कैन ट्राई। जब आप 90 का ट्राई करोगे तब आप जाके 50-60 पे लैंड करोगे। आप 40 की तैयारी करोगे तो सिंगल डिजिट नंबर भी आते हैं, पता है आपको? 4, 5, 6, 7। हाँ, कुछ बच्चे अपनी मार्कशीट रिजल्ट वाले दिन बताते हैं। तो नंबर क्या है? 4, 5, 6, 7। ये समझिए क्या बताया? मॉड्यूल 1 में 4, 5, 6, 7 और मॉड्यूल 2 में 8, 9, 10। ठीक है? सो ऐसा ना हो, इसलिए प्लीज, इंडिया लेवल एग्जामिनेशन है, इंडिया लेवल की प्रिपरेशन होनी है। जितने बच्चे भी सीएस कर रहे हैं इंडिया में इस टाइम, वो 12 घंटे 13 घंटे की पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सिर्फ आप ही नहीं है जिनका एग्जाम है, वो भी होंगे। वो बच्चा भी इस वक्त पढ़ रहा होगा जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी। आप ही के जैसा कोई होगा जो इस टाइम पढ़ रहा होगा, यही कंटेंट पढ़ रहा होगा, और वही क्वेश्चन पेपर उसका भी आएगा। बस हम लोगों को, हमारी सोच बहुत छोटी है। हम लोग इसी में लगते हैं 40 ही आ जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ आप गए ही नहीं। आपको पता है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम समझते हो? जहां कट ऑफ जाता है, जहां सीट्स होती हैं। हाँ, यू कैन लीव। जहां कट ऑफ होता है, जहां सीट्स होती हैं, जहां रिजर्वेशंस होता है, आप तो उधर गए नहीं। यू डोंट नो व्हाट इज कंपटीशन। बाकी जो कोर्सेज होते हैं, अगर आप साइंस फील्ड में जाओ तो आई थिंक सब वही है, इंजीनियरिंग वगैरह। फिर अगर आप ये एमबीए वगैरह में जाओ, सीयूईटी में आई थिंक यही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कट ऑफ, नंबर ऑफ सीट्स, सिलेक्शन, रिजर्वेशन, आपकी वो फील्ड ही नहीं है। आपसे तो आपके इंस्टीट्यूट ने सिर्फ इतना कह दिया 100 में 40 ले आओ। सोच के देखो, वो भी उस किताब से जो किताब हम तुम्हें देंगे। सिर्फ इतनी किताब है, इतनी होगी, अगर ऐसे लगा लो इतनी है। कितनी 1000 पन्ने मान लो मैक्सिमम। आई थिंक हमने लोग कितनी 1000-1200 की। 1000 पन्ने में से हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें 100 में से 40 लाना, और सोचो उसको आप ऐसा बर्डन लेके बैठते हो। 40 कहाँ 40? अभी अपने 90 बोले तो बोल रहे 2 में मिला के 90। 2 में मिला के 90 मतलब 45-45 की बात कर रहे हो। एग्रीगेट किसे टैक्स से बनाओगे? वो तो सर की तारीफ ही बता देती है आप लोगों की। सर आपकी जितनी तारीफ करते हैं ना आपके बैच की, उसी से पता चल जाता है कि एग्रीगेट टैक्स से बनने वाला है। सो प्लीज थोड़ा सा आंखें खोलिए। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। सिर्फ जोश उस दिन तक मत रखो जब रिजल्ट आता है। रिजल्ट के 4-5 दिन तक बहुत जोश रहता है। जिनका रुका होता है उनको स्पेशली इस बार करके दिखाएंगे। और फिर एक हफ्ते बाद वही सेम सिनेरियो। हर दिन के साथ टाइम कम होता जा रहा है। प्लीज अपनी आंखें खोलिए। कितने दिन बचे हैं? आई थिंक अराउंड 60, 50-60 दिन बचे हैं। 50-60 दिन का 60 डेज अगर आप पकड़ लो तो पर सब्जेक्ट कितना हुआ? पर सब्जेक्ट देखो, इसी आंसर को बताने में आपको कितनी मेहनत अंदर से एकदम निकालना पड़ा 20 बोलने में। 20 दिन एक सब्जेक्ट। 20 दिन एक सब्जेक्ट का मतलब सारे चैप्टर्स का 3 बार रिविजन प्लस स्कैनर का 3 बार रिविजन। जब ये 3-3 बार रिविजन होगा तब आप तैयार हो पाओगे एग्जाम देने के लिए। इट्स नॉट इजी। सीएस को वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स क्यों कहा जाता है, ये तब समझ में आती है जब एग्जाम रुकता है। एंड बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जो नहीं निकल पाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं इतने साल से दे रहे, नहीं निकल पाए। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोग देखे हमने कि ट्रेनिंग हो गई, सब हो गया, नहीं निकल रहा एग्जाम।
उनकी नॉलेज इतनी थी कि किसी कंपनी सेक्रेटरी को खड़ा कर दो, उसको कम आता होगा, नॉलेज इतनी थी। काम वही कर रहे थे सीएस वाला, एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा था, इंस्टीट्यूट पास नहीं कर रहा था। प्रॉब्लम का एनालिसिस समझिए। अगर आप इस कोर्स में अपने 2 साल 3 साल, आई थिंक 2 साल तो अभी तक दे ही चुके होंगे मिनिमम, लगभग 2 साल तो दे ही चुके होंगे। जो थोड़ा बहुत आगे हैं, जो अभी ईटी से आए हैं, उन्होंने शायद 6 महीना 1 साल दिया होगा। 3-4 साल बाद अगर आप नहीं पास हो पाए तो आप ये सोच रहे हो यू आर नोवेयर। आपकी एलिजिबिलिटी बताओ क्या होगी, व्हाट विल बी योर एलिजिबिलिटी। अगर ग्रेजुएशन किया है तो कानपुर केयू से ग्रेजुएशन, केयू समझ गए क्यों बोला, जैसे डीयू से लोग बोलते हैं ना, हम लोग कम थोड़ी हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, और अगर वो भी कहीं इधर उधर अटका हुआ है तो 12th पास, दैट्स इट। एंड 4 साल बाद 5 साल बाद आप बीबीए करने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि गैप आ गया ना। बीबीए कब स्टार्ट किया जाता है, 12th के बाद। कॉमर्स में क्या फील्ड है, साइंटिस्ट इंजीनियर तो बन नहीं जाओगे, देखो वो तो काम खत्म। अब इधर आपके पास क्या फील्ड्स हैं, आप सोच के तो देखो क्या फील्ड है। आप सीएस में आ गए, क्या फील्ड है आपके पास, ग्रेजुएशन कर लो। ग्रेजुएशन के बाद क्या, वही बीबीए एमबीए की एक लाइन आ जाती है। इसके अलावा बैंकिंग वगैरह भी अच्छा छोड़ दो आप, कंपटीशन है बैंकिंग में, आपको पता है कितना कंपटीशन है, हो नहीं पाता है बच्चों का सिलेक्शन, क्योंकि अगेन रिजर्वेशन, कोटा, सिलेक्शन, इन सब चक्करों में नहीं हो पाता। इवन आईएएस पीसीएस में इतना रिजर्वेशन है। आप देखिए जो ज्यादातर आईएएस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड कैटेगरी से होते हैं, अगर आप देखो। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। और आपका कोर्स सोचो देयर इज नो रिजर्वेशन, सोच के देखो रिजर्वेशन कैटेगरी होती और इंस्टीट्यूट ये कहता कि इस बार सिर्फ 500 को पास करेंगे। सोच के देखो एक सेकेंड, अगर आपके इंस्टीट्यूट ने कहा होता कि इस बार सिर्फ 500 बच्चों को पास किया जाएगा। अब नो मैटर तुम्हारे 80 नंबर आ रहे हैं ईसीआईपीएल में, अगर आप 500 आपके ऊपर हैं तो आप फेल हैं। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं हमारे देश में, आपको पता है, जिसमें कट ऑफ भी लिमिटेड नहीं होता, मतलब कट ऑफ का नंबर नहीं होता। जैसे एक हो गया कि 80 पासिंग है, उस एग्जाम में शायद आपने सुना, एक्चुअरी का एग्जाम सुना है आप किसी ने, कुछ छोड़ो, एक्चुरियल जो वैल्यूएशंस वगैरह करते हैं उनका एग्जाम होता है, उसमें पता है क्या होता है, उसमें कट ऑफ जाता है डिपेंडिंग अपॉन हाईएस्ट कितना गया है। अब किसी ने मान लो 60 नंबर लाए, उसका नहीं हुआ क्योंकि उस बार कट ऑफ चला गया 80, ठीक है। फिर अगली बार वो 80 लाया, उसका फिर नहीं हुआ, इस बार 90 चला गया। बट हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट, आपको जितना लगता है ना चीजें उतनी है नहीं। आपके लिए बहुत छोटा टारगेट है, 100 में से 40, चलो अगर एग्रीगेट की बात कर लो तो 50 पकड़ लो, अगर आप तीनों में 50 ले आओगे तो एग्रीगेट की प्रॉब्लम सॉल्व ना। 100 में से सिर्फ 50 लाना है, सिर्फ 50% मार्क्स लाने हैं, दैट्स इट। नो रिजर्वेशन, कुछ नहीं। इंस्टीट्यूट कह रहा है सिर्फ 50 ले आओ, हम पास कर देंगे। और सोचो उसमें रिजल्ट जा रहा है 11% 12%। कोर्स डिफाइंड है, आईएएस का कोर्स डिफाइंड नहीं होता। आईएएस का कोर्स पता है क्या होता है, अंडर द सन। अंडर द सन मतलब कुछ भी, आपके में सोचो हिस्ट्री नहीं है, करंट अफेयर्स नहीं है, कुछ नहीं, इंग्लिश नहीं है, बेसिक सब्जेक्ट इंग्लिश। आई एम वेरी श्योर अगर आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता, सबकी चेहरों ने खुद ही बता दिया। सोचो हम लोग यहां बैठ के रोमियो जूलियट पढ़ रहे होते, ग्रामर डिस्कस कर रहे होते, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कह रहे इंग्लिश इंग्लिश छोड़ो, इंस्टीट्यूट आपकी ग्रामर नहीं देखता, इंस्टीट्यूट आपका वो पंचुएशन वगैरह कुछ नहीं देखता, स्पेलिंग नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। उसके बाद वो कह रहा है कि भैया 50 ले आओ, उसमें भी दिक्कत हो रही है। आपको अपने टारगेट्स बड़े करने पड़ेंगे एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, एक डिग्री सफिशिएंट नहीं है। अभी आपको सर ये लग रहा है सीएस कर ले बस गंगा नहा लेंगे, ऐसा आपको फील आता है ना। जैसे ही सीएस हो जाएगा, प्रोफेशनल हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगी, अंबानी का हेलीकॉप्टर उतरेगा और ऐसे हाथ देगा अंबानी, आ जाओ तुम्हारा इंतजार था, है ना। यही लगता है ना कि जैसे ही सीएस बन जाओगे वो एसी केबिन ग्लास का मिल जाएगा। अभी बनो तब समझते हैं क्या पैकेज लेवल्स चल रहे हैं। कुछ मार्केट का स्टडी भी किया करो, सिंगल डिग्री तो सफिशिएंट ही नहीं है। सबसे पहले तो कहते भैया सीएस के साथ और क्या किया है, अब क्या बोलोगे, ग्रेजुएशन, मिनिमम एलएलबी डिग्री तो रिक्वायर्ड ही है, एलएलबी तो करना ही है।
उसके साथ साथ स्पेशलाइजेशन। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप क्या कहते हो, अच्छा सिर्फ एमबीबीएस है, आपसे तो वो भी ना हो पाया, हमारी तो हिम्मत ही नहीं थी उधर जाने की, लेकिन सिर्फ एमबीबीएस है, अच्छा वो एमएसएमडी है, सर्जन है, ये समझते हो ना, एक डॉक्टर एमबीबीएस है, एक एमएस है, तो वो एमएस कैसे आया, उसके पास स्पेशलाइजेशन से आया ना, उसने और पढ़ाई करी। और हम लोग क्या कर रहे हैं, सीएस ही नहीं, एक ग्रुप ही नहीं हो पा रहा है। पहले इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न है दैट इज ऑफ बोथ ग्रुप्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट कहता है बोथ ग्रुप्स की एलिजिबिलिटी है। अब आजकल के बच्चों ने इसको इम्पॉसिबल टास्क बना दिया है, इम्पॉसिबल। बोथ ग्रुप, जो बोथ ग्रुप देता है उसको ऐसा ऐसा लगता है कुएं में ढकेल देंगे, बोथ ग्रुप पाप कर रहे हो। हाँ, बोथ ग्रुप बच्चे पास हुए, यहां से पास हुए, एक बार में एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप, एक बार में प्रोफेशनल बोथ ग्रुप, बन गए सीएस। 2.5 साल के अंदर अंदर सीएस बने बच्चे, यहां से बता रहे हैं आपको। जिस लड़की का सबसे बड़ा पैकेज लगा था, वैसे तो बहुत बच्चे थे, उसका सबसे अच्छा पैकेज लगा था, देविका श्रीवास्तव नाम था उसका, तब सीएस फाउंडेशन चलता था, फाउंडेशन किया, एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप एक बार में, प्रोफेशनल बोथ ग्रुप एक बार में, सीधे गेल में पैकेज लगा था उसका, 16 लाख का पैकेज, आज तक का हाईएस्ट पैकेज था उसका, इंस्टीट्यूट के जर्नल में उसका नाम निकला था। 16 लाख का पैकेज इनिशियल पैकेज था, सीए का नहीं लगता आजकल इतना, 9 लाख 10 लाख का पैकेज लगता है ऑन एन एवरेज। आज सोचो किस पैकेज पे होगी, और उसकी एज क्या थी जब वो सीएस बन गई थी, 20-21 साल लगी होगी, फोटो उसकी यहाँ गई, अभी भी फोन आता है। दिस इज व्हाट इज द थिंग यू हैव टू डू। हम लोग क्या करें, 2 ग्रुप, अब एक ग्रुप में 3 सब्जेक्ट, मतलब हाँ, इंस्टीट्यूट के टारगेट, आप अपना टारगेट को कम ही करते चल, दिन प्रतिदिन आपका टारगेट कम होता जा रहा है। आप सोचो टीचर आपके लिए क्या क्या कर रहा है, ये जो हम आपकी क्लास में करा रहे हैं ना, वो कभी नहीं कराया कि हम रोज नोट्स चेक कर दे, बिकॉज बड़े बच्चों को इट इज अज्यूम, छोटे बच्चे थोड़ी कि होमवर्क कॉपी चेक कर रहे हैं, बट नहीं परफॉर्मेंस आ रही है, हमें वो दिख रहा है जो आपको नहीं दिख रहा। आपको 1 जून दिखता है, हमको नहीं दिखता, हमें पता है क्या दिखता है, 25 अगस्त दिख रहा है, और हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है कि हमारे पास कोई फोन नहीं आ रहा। यहाँ की बेटा रिजल्ट की डेट्स डिसाइडेड होती है, हम बता दे रहे हैं, जैसे सीए में डेट नहीं डिसाइडेड होती ना, यहाँ डेट डिसाइडेड है। जून अटेम्प्ट का 25 अगस्त आएगा 2 बजे, और दिसंबर अटेम्प्ट का 25 फरवरी आएगा 2 बजे, दैट इज डिसाइडेड। तो 25 अगस्त हमें दिख रहा है, और हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई फोन नहीं आ रहा, मेरा फोन सूना सूना पड़ा है। समझ गए क्यों? फोन तभी आता है जब पास होता है, और हम तो करते नहीं, स्विच ऑफ मिलता है हमको। सो प्लीज ऐसा मत करिए, इट्स एन आई ओपनिंग थिंग। अपने आप को संभालिए, अपनी आंखें खोलिए। आप जिस समय में हैं, इस समय खर्चे बहुत ज्यादा हैं। आपको क्या लगता है 10-15 हजार की जॉब करके सफिशिएंट हो जाएगा? 10-15 हजार तो आपके खर्चे हो जाते होंगे आजकल। पैकेज बहुत बड़ा चाहिए होता है। आप जिस जमाने में जी रहे हो, आप जिन सुविधाओं में जी रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? अच्छा, पर मंथ हमको सैलरी बता दो, जो अब सबका यही है ना, सीएस बनना है, जॉब करना है, एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। इफ आई एम द इंटरव्यूअर, हम आपसे पूछ रहे हैं व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, आप सीएस बन गए, अब आप मेरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आए हो, और हम आपसे सिंपली पूछ रहे हैं व्हाट पैकेज डू यू एक्सपेक्ट, पर मंथ का बताओ, कितना चाहते हो, दिल से बताओ, कुछ डांट वाट नहीं रहे, नॉर्मल बताओ, what package do you expect? I just want to see the difference between the reality and your expectation. बताओ कितना एक्सपेक्ट करते हो, लगभग कितना मिलना, कुछ तो सोच होगी ना कि इतना मिल जाए तो ठीक है, हमारा घर चल जाएगा। रैंडमली, हाँ, 40-50,000 पर मंथ, ओके, और बाकी 1 to 1.5, ओके। 40-50 पर मंथ, जैसे तुमने बोला, यू आर टॉकिंग अबाउट कानपुर, और बाहर तुम्हें पता है 40-50 हजार कुछ नहीं है, बाहर 15-20 हजार का तो तुम्हें रहने के लिए घर मिलेगा। वही बात है, अब कानपुर में जगह नहीं है, ठीक है, लेकिन कानपुर में 40-50 मिलेगा नहीं, कानपुर में और कम मिलेगा। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे सीएस छोड़ दो, ठीक है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटीज। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ऐसे भी सीएस हैं जिनके पास कौन सी गाड़ी ना हो, इतना पैसा है उनके पास। बट अगर आप स्टार्टिंग पैकेज की बात करते हैं, आई नेवर डिस्कस द पैकेज, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ डीमोटिवेटिंग थिंग, बट हम आपको सिर्फ बताना चाह रहे हैं, अगर आप स्टार्टिंग पैकेज अपने शहर की बात करते हो तो 15,000, 20,000, दैट्स इट, 15-20 हजार, ये स्टार्टिंग पैकेज है कानपुर का। बाहर इतनी स्टाइपेंड मिल जाती है,
अगर आप दिल्ली वगैरह में देखोगे, वहाँ ट्रेनिंग करने जाओगे तो जो बिग फोर्स वगैरह हैं, बिग फोर समझते हो ना, 4 बड़ी ऑडिट कंपनीज है हमारे देश की। कौन कौन सी? डेलॉइट, केपीएमजी और ईवाई एंड एक और है, ईवाई अर्न्स एंड यंग हो गया, डेलॉइट हो गया, केपीएमजी हो गया, और सोचो सोचो, याद करो, 4 बड़ी कंपनीज हैं। और हर सीएस करने वाले बच्चे का एक बड़ा सपना होता है कि बिग फोर्स में मिल जाए ट्रेनिंग। ऑल्दो वहां के अंदर की लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, बट स्टिल वो टैग बड़ा जरूरी होता है। देखो ऑनलाइन में आंसर आ गया, पीडब्ल्यूसी सुना है, प्राइस वाटर हाउस कूपर। ये 4 बड़ी ऑडिट फर्म्स हैं। थोड़ा सा बाहर निकलो, बाहर निकल, बाहर का मतलब ये नहीं कहा सीधे दिल्ली चले गए। दिल्ली तब जाना जब कुछ बन जाना, बट पहले बनो तो। आपने अपने टारगेट्स को बहुत छोटा किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है। जो बच्चे आज भी कॉम्पीट कर रहे हैं उनके पास भी वही 24 घंटे हैं, बट आपको आपका टारगेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्यों अपने आप को इतना कमजोर समझते हो कि नहीं हम सीएस करें? वाई? क्यों लोग क्यों कहते हैं कि अच्छा सीए नहीं कर रहे हो, सीएस कर रहे हो? क्योंकि आपने अपने प्रोफेशन को इतना डाउन करके रखा है। क्यों ऐसा लोग क्यों देखते हैं? इसीलिए देखते हैं, जबकि कोर्स में कोई सिमिलैरिटी ही नहीं। उनका काम अलग है, आपका काम अलग है, बट फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं भी है। जब सीएसईटी की फर्स्ट क्लास होती है ना, बच्चों से पूछो कि सीएस क्यों कर रहे हो, उनका पहला आंसर यही होता है, सीए टफ था। मासूम बच्चे होते हैं छोटे, सच बोल देते हैं, कह रहे सीए टफ था इसलिए सीएस कर लिया। आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को ऐसा बनाया हुआ है। सीए वाले बच्चों को देखो, आपको समझ में आएगा। इवन उनका फाउंडेशन में उनके अंदर इतना जोश होता है, इतने इतने घंटे। वो देखिए सीरीज, क्या नाम था उसका, हाफ सीए। तो हाफ सीएस मान लो, आपको लगता है आपका एग्जाम, बल्कि आपको पता है सीएस का रिजल्ट अब सीए के रिजल्ट से और खराब जा रहा है। सीए में तो फिर भी चला जाता है रिजल्ट, 20-25% जाने लग गया है, सीएस का और बेकार जाता है रिजल्ट। इसका मतलब क्या है? कौन सा टफ हो गया है आजकल? सीएस इज मोर टफ, बट ये रियलाइज नहीं हो रहा है लोगों को। तो दिमाग में वही है, सीए का ये है, सीएस का है। आप अपने प्रोफेशन को ऐसा बना रहे हो, डोंट डू दिस। अपने अंदर वो जील रखिए कि हमें निकालना है एक बार में। जब 1 साल 1.5 साल में निकालोगे तब तो जाके आगे कुछ और सोच पाओगे। 20-21 साल में, 22 साल तक मैक्सिमम आपका सीएस हो जाना चाहिए। 22 साल में सीएस होगा, तब 1-2 साल आप कहीं कुछ और स्पेशलाइजेशन कोर्स करोगे। 24-25 साल तक जॉब स्टार्ट करोगे, 3-4 साल जॉब करोगे, तब तो शादी करोगे। 30 साल की, 60 साल में शादी करोगे। अब 30 साल हो गए सीएसई चल रहा है। हाँ, आपको लग रहा है एज लिमिट नहीं है हमारे कोर्स में, पता है आपको एज लिमिट नहीं है। 27-28 साल हो जाते हैं बच्चों को, सीएसई कर रहे हैं, अभी प्रोफेशनल नहीं निकला, अटका हुआ है। 28 साल हो गए, इधर शादी का प्रेशर आ रहा है, यहाँ इंस्टीट्यूट जीने नहीं दे रहा है, क्या लाइफ बची उसके बाद? तो यू विल हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। अपने अंदर वो जोश लाइए कि करना है तो करना है। ये चीज आपको बचपन से बोली जा रही होगी, 3-4 साल है आपके पास, 9 से आई थिंक बोली जा रही होगी, बस ये 2 साल, बस ये 2, पर कुछ नहीं होता। अब आपको रियलाइज हो रहा होगा बोर्ड में कितने भी नंबर आ गए, क्या ही यूज कर लिया। जिसके 50% होते हैं वो भी यहाँ बैठा है, जिसके 90% है वो भी यहाँ बैठा है। और कई बार हमने ऐसा देखा है 90-95% वाले फेल हो जाते हैं और 50-60% वाले सीएस निकाल लेते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में सब एट पार आ गए। तो आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी एंड प्लीज बी वेरी सीरियस नाउ। अपने अंदर चेंजेस लाओ, अपने अंदर। और जो होमवर्क तो मतलब जो दिया जा रहा है उसको रोज पढ़ना है। और ऐसा नहीं सबने किया है, हम सबने किया है, आपने भी किया है, बट अब आपको थोड़ा और सिंसियर होना पड़ेगा बिकॉज टाइम इज वेरी लेस, 60 days ओनली। अभी देखो एग्जाम देने के बाद रिजल्ट हमें मनाने का कोई फायदा नहीं है कि हम पास हो जाएं, पास हो जाएं। ट्रू फीलिंग पता है क्या होती है? जब आप एग्जाम दे के आते हो, आपको दिल ही दिल में पता होता है कि रिजल्ट क्या है, सच्चाई ये है। आपको उसी मोमेंट, सच बात बताएं, पेपर देखते ही समझ में आ जाता है। पेपर आपके सामने आया, आपने रीड किया, आप समझ जाते हो जून की दिसंबर, अगला अटेम्प्ट दिख जाता है। अब वो चांस की बात है कि पेपर खराब हुआ और हम पास हो गए, चांस की बात है, लक फैक्टर कहीं ना कहीं वर्क कर जाता है। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिन बच्चों का ग्रुप 1 निकल गया है, ये नोटिस किया है हम लोगों ने, ग्रुप 1 में हम लोगों ने क्या किया है, कुछ बच्चे जो एक्सपेक्टेड बच्चे थे कि पास हो सकते हैं क्लास के, उनको अलग से बुला के उनकी काउंसलिंग की गई है। आप पूछना
उनको अलग से बुलाया गया, उनकी काउंसलिंग की गई, उनको बताया गया कि भाई आप एक्सपेक्टेड हैं, आपसे रिजल्ट बन सकता है, आप पास होने के उम्मीदवार हैं। आपके बैच में हम सोच रहे हैं किसको बुलाएं, ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग ऊपर, इसीलिए मॉड्यूल 2 में अभी तक नहीं हुए। पूछो लोग से मॉड्यूल 1 में बुलाया गया था, मॉड्यूल 2 में हम लोग अभी तक यही सोच रहे किसको बुलाया जाए। जो बच्चे मॉड्यूल 1 पास हो गए हैं, आपका ग्राफ गिर रहा है, आपको समझनी पड़ेगी ये बात। जिन्होंने अभी तक अपीयर नहीं किया है वो एकदम ठंडे बस्ते में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनके सामने क्या पहाड़ है। जो CSET वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको कुछ आइडिया नहीं, उनको लग रहा है मौज है, हो जाएगा। बट जो दे चुके हैं एक बार, ठीक है, और रुक चुका है 1-2 बार, उनको पता है ये जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, उतना आसान नहीं है ये गेम। अभी पढ़ने में बहुत आसान है, जब एक दिन पहले रिवाइज करना होता है ना तो समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम, याद नहीं रहता, आता सब है, याद नहीं रहता। कितना याद रखोगे? और उसके तरीके हैं ये सब, आपको नोट्स बनाने, सब बनाने। जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं वो चिल हैं अभी, उनको लग रहा है ऐसे कैसे, एक बार फेल हो तब मजा आएगी, ठीक है। जो 2-3 बार, अब हम उनसे बात कर रहे हैं जिनका ग्रुप 1 निकल गया है और ग्रुप 2 पेंडिंग है, ठीक है। ग्रुप 1 एक बार में निकलने का मतलब ये नहीं है कि इंस्टीट्यूट आपसे खुश हो गया है, ठीक है। आप डाउन जा रहे हैं, आपका ग्राफ डाउन जा रहा है। और वो बच्चे जिनका 2-3 बार से नहीं निकल रहा है, उनसे तो हम हाथ जोड़ेंगे कि इतनी बार करने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है सिचुएशन क्या है। आई एम नॉट सीइंग एनी साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपको खुद सर से बोलना चाहिए, सर टैक्स के और क्वेश्चंस दीजिए और शीट करवाइए और टेस्ट, मतलब आप खुद सोच के देखो, आपके लिए टेस्ट रखा जाता है, आप एब्सेंट हो जाते हो, शर्म नहीं आती आपको इस चीज पे? यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। हम अपने लिए टेस्ट रख रहे हैं, हमें रिवाइज हो जाएगा, मतलब हम लोग पेपर बना रहे हैं, हम टेस्ट रख रहे हैं, हमारा रिवाइज हो गया क्वेश्चन। दिस यू शुड बी अशेम्ड कि आपके लिए टेस्ट रखा गया। प्रोफेशनल कोर्सेज में टेस्ट का सिस्टम थोड़ी होता है। बड़े बच्चों में टेस्ट क्या लेना, फाइनल लेवल के बच्चों को टेस्ट हो रहा होगा, टेस्ट छोटे बच्चे देते हैं स्कूल वाले। बट आपके लिए रखा गया कि चलो आपके सर पे टैपिंग होगी तो शायद आप पढ़ाई कर लोगे, और आपके लिए टेस्ट रखा जाता है। हम क्या देंगे टेस्ट, हमने जिंदगी में कभी टेस्ट, ब्लड टेस्ट नहीं दिया कभी, यहाँ क्या टेस्ट देंगे? हाँ, एब्सेंट हो गए, अपीयर नहीं करते हैं टेस्ट। हम कह रहे नोट्स बना के लो, नोट्स नहीं कंप्लीट हुए। सर कह रहे टैक्स रिवाइज करो, टैक्स नहीं रिवाइज हो रही। टैक्स को ईथर कहा जाता है, हम लोग सीए में टैक्स को ईथर कहते हैं, उड़ जाती है। आपको यकीन नहीं हो रहा, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी खोल के देखो, उड़ चुकी होगी। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो ना, खोल के देख लो एक बार, शर्त लगा लो उड़ चुकी होगी। अभी आप डीप प्रोविजंस पूछ लिए, चाहे उसके इसकी अलाउंस कितनी थी, इतनी के सब भूल गए होगे। सो दैट इज द रोल ऑफ टैक्स। का मतलब ही यही है, ईथर, टैक्स उड़ जाती है, उसको पकड़ के रखना, बोतल में ढक्कन लगा के रखना पड़ता है, तब नहीं उड़ेगी। उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं, पूरी टैक्स के नोट्स बनाए थे हम लोगों ने, पूरी टैक्स, पूरी डीटी, पूरी आईडीटी, पूरा जीएसटी, तब सर्विस टैक्स वैट हुआ करता था, पूरे नोट्स, उसको रोज सुबह उठ के रिवाइज करते थे, पढ़ते थे, तब जाके दिमाग में घुसा कि अच्छा हाँ ये प्रोविजन है। इतना आसान थोड़ी है CACS बनना, इट्स नॉट इजी। और अभी आप एग्जीक्यूटिव में हो, अभी तो प्रोफेशनल बचा है। प्रोफेशनल में जो सबसे बड़ा टास्क आ जाता है ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग के साथ करना है। अभी तो आपको सीधे घर जाना होता है। सीए में क्या होता है आपको पता है? अब तो फिर भी ऑप्शन होता है सीए इंटर में, हम लोग के टाइम पे ऑप्शन नहीं होता था। हम लोग के टाइम पे ऑफिस होता था और ऑफिस के साथ क्लास होती थी। सुबह 6 बजे क्लास लगती थी हमारी, 6 o'clock इन द मॉर्निंग। और ये हम आपको बात बता रहे हैं दिसंबर की, 6 बजे पढ़ाई स्टार्ट हो जाती थी। और आपको पता है अकाउंट्स की क्लास होती थी, 6 बजे शुरू होती थी, 11 बजे खत्म होती थी, विदाउट ब्रेक, विदाउट ब्रेक। वो बंदा ब्रेक नहीं देता था। शायद आपने नाम सुना हो प्रवीण शर्मा का, सुना है किसी ने? अकाउंट्स के लिए ही इज द बिगेस्ट टीचर इन इंडिया। एज सपोज ऑनलाइन क्लास थी हमारी फाइनल लेवल पे, 6 बजे से 11 बजे तक वो बंदा ब्रेक नहीं देता था, लगातार क्लास। और 11 बजे हम लोग को दिक्कत ये होती थी कि ऑफिस जाने की लेट हो चुकी होती थी, क्योंकि 10 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी, 10 बजे ऑफिस शुरू हो जाता था। अब भागते, नाश्ता वाश्ता ब्रेकफास्ट कुछ नहीं था जिंदगी में। 11 बजे भागते भागते पहुंचे, वहां डांट पड़ गई, क्यों? क्योंकि लेट आए। फिर 11 बजे से 5 बजे तक काम किया,
5 बजे लेट हो रहा होता था क्योंकि 5 बजे से क्लास शुरू होती थी एसएफएम की। एसएफएम जो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता था। 5 बजे से क्लास होती थी जो खत्म होती थी रात में 9 बजे। 9 बजे जाके एट 10 o'clock वी यूज्ड टू गो होम एंड अगले दिन मॉर्निंग 6 o'clock। सेल्फ स्टडी कब होती थी सोचो? ऑफिस में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, ऑफिस वाले पढ़ने नहीं देते हैं। अभी आप ट्रेनिंग में जाओ समझ में आएगी, वो आपको पढ़ने नहीं देंगे। पढ़ने के पैसे थोड़ी देंगे वो आपको, वो कहेंगे पढ़ने आए हो, आप किताब लेके बैठो। वो ये नहीं कहेंगे ना पढ़ो, वो कहेंगे किताब लेके बैठो, कोई ना कोई काम बता देंगे, जाओ ये कराओ। दे विल नेवर लेट यू स्टडी। सो देयर आर हार्डशिप्स, आपको मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे सिनेरियो में भी। इसीलिए तो कहा जाता है टफेस्ट एग्जाम। क्यों? क्योंकि ऐसे सिनेरियो में भी आपको पढ़ के पास होना है। आप कैसे पढ़ोगे? सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है, होमवर्क का टाइम नहीं है, टेस्ट वेस्ट तो कुछ होता ही नहीं था, टेस्ट का सिस्टम ही नहीं था, अपने आप पढ़ना होता था सब। बट आपके लिए इतनी फैसिलिटी, आपको घर जाके पढ़ाई करनी है सिर्फ। सबसे अच्छा तो आपका दोपहर का बैच है। आई थिंक 2 बजे, कितने बजे आते हो? 1 बजे आते हो, आपके पास पूरी मॉर्निंग है। लेट नाइट बैठो, पूरी नाइट। आई थिंक मैक्सिमम बच्चे लेट नाइट वाले ही हैं आज के जनरेशन के, सब रात में ही पढ़ते हैं। अगर आप रात में पढ़ने वाले हैं, पूरी नाइट पढ़िए, सुबह अपना 10 बजे तक 11 बजे तक उठो, रिलैक्स करो, आ जाओ। एट अ स्ट्रेच जो आपको 7-8 घंटे मिल जाएंगे, देखिए कितनी अच्छी पढ़ाई होगी। एंड ऑन द अदर एंड अगर अर्ली बर्ड वाले बच्चे हैं जो सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हैं, बेस्ट है 3 से 3 बजे उठ जाओ, 3 साढ़े 3 बजे उठो, आराम से अपना पढ़ाई करो। उस टाइम देखिए जो आपने याद किया होगा, देखो कितना याद रहेगा। आपके भी घर वाले कहते होंगे ना सुबह उठ के पढ़ाई करो, जैसे बचपन से सुना है आपने। दैट इज द रियलिटी, दैट इज द रियलिटी। 3 साढ़े 3 बजे उठिए, अलार्म लगा के देखो। बस अलार्म फोन पे ना लगाना, अब अलार्म भी आप फोन पे ही लगाओगे। थोड़ा अपने करियर के बारे में सोचिए। आपको इसी करियर से कमाना है, इसी से घर चलाना है, यही देख के रिश्ते आएंगे शादी के। कुछ नहीं तो शादी के बारे में सोच लो। अच्छी लड़की नहीं मिलेगी ग्रेजुएट को, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का तब मिलेगा जब डिग्री होगी। सिर्फ ग्रेजुएट को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, ठीक है? वो बात अलग है, आप अपनी क्वालिफिकेशन डाल दे, एक्सपर्ट इन इंस्टा, एक्सपर्ट इन मेकिंग रील्स। हमें इस बैच से 90 मार्क्स चाहिए, बात यहीं से शुरू हुई थी। और ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। आपको प्रॉमिस करना है कि आप अपना बेस्ट देंगे। 90 तो हम टारगेट बना रहे हैं, 60 तक पहुंच जाओ, 60-65 पहुंच जाओ। प्रॉमिस करना होगा कि आपको एक बार में निकालना है। ये बैच जितना ज्यादा डाउन है, हमें उतना ही अच्छा रिजल्ट चाहिए। आपको ये प्रूव करना है कि नहीं, हम पास होके दिखाएंगे, कुछ भी हो जाए। हो पाएगा प्रॉमिस? यस और नो? पढ़ेंगे आज से अच्छे से, ठीक है? अपना बस एक एनालिसिस करना कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट होता है। जिस चीज में टाइम वेस्ट हो रहा है उसको कट करो, और वहां से टाइम। अभी आपको रियलाइज होता होगा टाइम है ही नहीं हमारे पास, टाइम बचता ही नहीं है। बट आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि कहाँ टाइम जा रहा है। बोथ ग्रुप भी हो सकता है। आपके पास सिर्फ सिंगल ग्रुप के 3 सब्जेक्ट्स हैं, दैट्स इट। जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप किया आपके पास 4 सब्जेक्ट थे तब, अब सिर्फ 3 हैं। सोचो वो 4 आपने कर लिए, 3 नहीं हो पा रहे हैं। टाइम तब भी 24 घंटा था, टाइम अभी 24 घंटा है। अभी अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट होते ना तो भी आपको यही प्रॉब्लम आ रही होती, टाइम ही नहीं बच रहा है। दिस इज माइंड गेम। जो बच्चे पास हो चुके हैं, जानवी एंड कृष्णा, हमें दोनों चाहिए, एक बार में निकलना है। फेल अच्छी चीज है नहीं, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। बाय गॉड्स ग्रेस निकल गया फर्स्ट ग्रुप, शुक्र मनाओ। अब रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब हमें पास ही चाहिए। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनका पहले रुक चुका है, कसम खा लो ये आखिरी अटेम्प्ट है मेरी लाइफ का। या तो हम इसमें पास होंगे या तो हम छोड़ देंगे सीएस। जिस दिन आपने ये धमकी दी ना इंस्टीट्यूट को, उस दिन आप पास हो जाओगे कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट है। कसम खा लो। ये नहीं कि अरे ये नहीं तो फिर हम दिसंबर नहीं, जून दिन, 6-6 महीने कहानी है। नो, करना है या तो नहीं करना है। कसम खा लो ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। इस अटेम्प्ट में बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी हो, हमें पास होना है। बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग बच्चे हैं इस क्लास में जो पता नहीं क्यों रुक जाते हैं, उनको खुद नहीं समझ में आता कि हम हर बार पेपर दे रहे हैं, हर बार रुक जाते हैं। यू हैव टू एनालाइज। कसम खाओ कुछ भी हो, हमें पास होना है। आ रही है सबको समझ में? हो जाएंगे पक्का, प्रॉमिस है सबका। और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो एक बार एक्सपीरियंस करें, फिर उनसे बात करेंगे।
ठीक है, आपसे हम बाद में बात करें। तुम एकदम आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो हमारे, तुमसे अलग स्पेशल मीटिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप सबको समझ में आई है। थोड़ा पढ़ाई होगी, अब पास हो जाएंगे। अब फिर से वही क्वेश्चन पूछे 90 आ जाएंगे। वेरी गुड, बस यही सुनना था, इसके लिए इतना बत बोलना पड़ा। ठीक है, चलो कल पढ़ेंगे। दिव्यांशी, हमें बोथ ग्रुप चाहिए तुम्हारे, बोथ ग्रुप एनी हाउ।